नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम 2 अगस्त 2023 के प्रथम पारी में जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। इसमें जीके के जो 25 सवाल पूछे गए, इन 25 में से पूरे तो नहीं मिले हैं, 20 एग्जैक्ट सवाल मिल चुके हैं। तो ये सभी सवाल स्टूडेंट ने टेलीग्राम पर सेंड किए हैं एग्जाम होने के बाद। तो आप भी अपने सेट में पूछे गए सवाल टेलीग्राम से भेज सकते हो। इसकी पीडीएफ फाइल भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी और जो भी सवाल रहेंगे वो एकदम रियल और ऑथेंटिक एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर करेंगे। आप देखना वाकई में कितने इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर शुरुआत करते हैं 2 अगस्त के प्रथम शिफ्ट का जो पहला सवाल, ये आपके आईपीएल 2023 से पूछा है कि ऑरेंज कैप किस खिलाड़ी को दी गई है। अब आईपीएल 2023 में प्रमुख 10 जो अवार्ड दिए गए हैं उसमें सबसे अधिक रन वाले को ये ऑरेंज कैप दी जाती है। तो ये शुभमन गिल को दी गई है जो कि गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी हैं। इन्होंने 890 रन, सबसे अधिक रन वाले को ऑरेंज कैप। और आपको पता होगा आईपीएल 2023 की चैंपियन टीम है सीएसके, चेन्नई सुपर किंग्स। 5वीं बार ये आईपीएल का टाइटल अपने नाम किया है सीएसके ने। उपविजेता गुजरात टाइटंस रही है और सबसे अधिक मोस्ट सक्सेसफुल टीम भी चेन्नई सुपर किंग्स है, अब तक आईपीएल में सबसे अधिक खिताब जीतने वाली टीम। अब जैसे कि आपको सबसे अधिक रन का पूछा जिसको ऑरेंज कैप दी जाती है, तो वो शुभमन गिल को दिया गया है। और सबसे अधिक विकेट को पर्पल कैप दी जाती है, वो 2023 में मोहम्मद शमी को दी गई है। तो मोहम्मद शमी को 28 विकेट लिए थे, सबसे अधिक विकेट। ये भी जीटी के खिलाड़ी है। एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन अवार्ड दिया गया है, जो युवा खिलाड़ी होता है, उभरता हुआ सितारा आप कह सकते हो, यशस्वी जायसवाल को दिया गया है, राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी। मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर ऑफ द सीजन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये शुभमन गिल को दिया गया है। गेम चेंजर ऑफ द सीजन शुभमन गिल। कैच ऑफ द सीजन राशिद खान को दिया गया है। टीम फेयर प्ले अवार्ड दिल्ली कैपिटल्स को। फेयर प्ले ऑफ द सीजन अजिंक्य रहाणे को। सबसे लंबा छक्का है वो फैफ डू प्लेसिस ने लगाया था 115 मीटर। और आईपीएल इतिहास का सबसे लंबे छक्के की बात करें तो एलबी मॉर्कल ने लगाया था 2008 में 125 मीटर। सबसे अधिक चौके मारे हैं 2023 में शुभमन गिल ने। और सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन का दिया गया है गैलन मैक्सवेल को। ये उपयुक्त सभी खिलाड़ी जिनका मैंने नाम लिया है, इनको मिला है 10 लाख रुपये और ट्रॉफी दी गई है। अगला इंपॉर्टेंट सवाल देखे उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट और कॉन्फिडेंस के लिए मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। यानी 50% तैयारी आपकी मॉक टेस्ट से ही होती है। जो कैंडिडेट अब तक मॉक टेस्ट से नहीं जुड़े हैं, टेक्स्ट बुक से आज ही ज्वाइन कर लो, क्योंकि टेक्स्ट बुक पास ले लो। जो भी एग्जाम आता है ना, एसएससी का कारण नहीं, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, यूपीएससी वगैरह जितने भी स्टेट और सेंट्रल लेवल के एग्जाम आते हैं, सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक पास ले लो। उसमें सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट जब चाहे आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ईयरली पास है। अभी टीटीजे के कूपन कोड आप यहाँ पर यूज़ करेंगे तो 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा इस कूपन कोड से। इसमें टेक्स्ट बुक पास प्रो एक नया फीचर है जिसमें प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर है वो मॉक टेस्ट के रूप में आप अटेम्प्ट कर सकते हो। और प्रीवियस ईयर के पेपर पर बेस्ट पर यहाँ पर मॉक टेस्ट मिलेंगे। अनलिमिटेड टाइम प्रत्येक टेस्ट को आप री अटेम्प्ट कर सकते हो। एक बार टेस्ट दिया, आप दोबारा चाहते हो उसमें आप एक्यूरेसी बढ़े और दोबारा भी उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। ये नया फीचर है, टेक्स्ट बुक पास प्रो आप ज्वाइन कर सकते हो टीटीजी के कूपन कोड के साथ में। सभी एग्जाम, जैसे अभी आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, दिल्ली पुलिस के लेटेस्ट अपडेटेड मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। प्रैक्टिस कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है इस कूपन कोड के साथ में। अगला सवाल नंबर 2 देखिएगा, अदिति अशोक को अब तक कितने प्रोफेशनल विंस प्राइज मिले हैं। तो प्रोफेशनल जो अवार्ड अदिति अशोक को मिले हैं, अब अदिति अशोक है, ये गोल्फ की खिलाड़ी है, बेंगलोर से बिलोंग करती है। 6 अब तक इनको प्रोफेशनल विन खिताब जीत चुकी है। उसमें लेडीज यूरोपियन टूर के 4 हैं और 2 अदर हैं। अब ये गोल्फ की खिलाड़ी है और इन्होंने 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक रहा है ना, उसमें क्वालिफाई किया और 4थे स्थान पर ये रही थी अदिति अशोक। नेक्स्ट है आवर्त सारणी में जो ऑक्टेव रूल है, अष्टक सिद्धांत है, वो कब दिया गया। तो अष्टक सिद्धांत दिया गया है दोस्तों 1865 में। जितने भी इंपॉर्टेंट आवर्त सारणी है, जैसे कि अष्टक सिद्धांत में क्या था, जो भी उस समय ज्ञात तत्व थे उनको परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में एडजस्ट किया गया और सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाला तत्व था हाइड्रोजन। वहां से लेकर 56वें तत्व थोरियम तक उन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान है। पहला एलिमेंट और 8वां एलिमेंट है, ये आपस में समान प्रॉपर्टी दर्शाते हैं जब उनको परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में एडजस्ट किया। आपको पूछ रहे हैं आवर्त सारणी में जो ऑक्टेव रूल है वो कौन से तत्वों तक लागू होता है, 56वां एलिमेंट थोरियम तक होता है। इसी प्रकार डोबेराइनर का ट्राइड सबसे पहले कब आया था, सबसे पहले जो त्रिक आया था डोबेराइनर का वो 1817 में दिया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है। ट्राइड्स में क्या है, 3 एलिमेंट है जिसमें पहले और अंतिम तीसरे एलिमेंट का जो परमाणु द्रव्यमान आप ऐड करके उसमें भाग 2 करेंगे, यानी औसत निकालेंगे। जैसे 39 प्लस में 7 करता हूं तो ये आपके 46 हो जाते हैं, 46/2 करते हैं तो आपके 23 आता है। तो बीच वाले तत्वों का परमाणु द्रव्यमान पहले और अंतिम तत्वों के औसत के बराबर आ रहा है ना। तो 3 प्रमुख ट्राइड्स याद रखिएगा, लिथियम यानी यहाँ पर ट्राइड्स है, लिनाक लिनाक यानी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, उसके बाद कासरबा Ca, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, और कलबरी यानी कैलोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये 3 ट्राइड्स आप जरूर याद रखिएगा।
अब हेनरी मोजले की जो आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु तत्व जो परमाणु क्रमांक है उसके आधार पर उन्होंने भौतिक गुण और रासायनिक गुण है वो परमाणु क्रमांक के आधार पर उन्होंने एडजस्ट किया। हेनरी मोजले ने आवर्त सारणी दी थी 1913 में, मेंडलीव की आवर्त सारणी दी थी 1869 में। ये सभी आवर्त सारणी कब दी गई आपको बता दिया। एल्कोहल के किण्वन का यहाँ पर सवाल पूछा गया है। जो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, किण्वन है, उसमें कौन सा प्रोडक्ट बनता है? तो एल्कोहलिक किण्वन में एक तो आपको इथेनॉल बनेगा, एक बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और इसके अलावा अन्य जो भी एनर्जी वगैरह है उपापचय उत्पाद बनते हैं। तो ये जो जैव रासायनिक प्रक्रिया है किण्वन की, इसमें होता क्या है, अब मैं बात करूँ, ये ग्लूकोज का हो रहा है एक तरीके से। ये पूरा आप एनसीईआरटी में डायग्राम देखेंगे, इस डायग्राम से काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में विभिन्न मैंने सवाल देखे हैं। अब देखिए ग्लूकोज का यहाँ पर किस टाइप से विखंडन होता है। कोशिका दैर्घ्य में 6 कार्बन अणु होते हैं, C6H12O6 होते हैं, यानी कार्बन के 6 अणु होंगे आपके ग्लूकोज में। अब ये ग्लूकोज कोशिका दैर्घ्य में पाइरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। पाइरुवेट में आपको पूछ ले तो ये 3 वायु के अणु होते हैं पाइरुवेट में। अब ये जो पाइरुवेट होता है अलग अलग स्थितियों में, जैसे कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, जो आपको सवाल पूछा, जैसे आप एल्कोहलिक फर्मेंटेशन बोलते हो, किण्वन बोलते हो, ऑक्सीजन की जब अनुपस्थिति में, यीस्ट की उपस्थिति में पाइरुवेट यानी ग्लूकोज पाइरुवेट, फिर पाइरुवेट किस में कन्वर्ट होता है? तो इथेनॉल में होगा, कार्बन डाइऑक्साइड में होगा। यदि ऑक्सीजन के अभाव में हो जाए, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दोबारा हमारी पेशी कोशिका में ये पाइरुवेट विखंडित हो जाए, इसका शोषण हो जाए ऑक्सीजन की अभाव में, तो उस केस में हमारी पेशी कोशिका में ये पाइरुवेट कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड और ऊर्जा में। तो यहाँ पर 3 कार्बन के अणु, इथेनॉल में 2 कार्बन के अणु में कन्वर्ट हुआ। और फिर यदि ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका शोषण पाइरुवेट विखंडित हो जाए माइटोकॉन्ड्रिया में, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बना देगा। तो ये प्रमुख डायग्राम से विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम से सवाल आता है। एक सवाल है मुंडारी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? मुंडारी नृत्य की बात करें तो ये नृत्य है दोस्तों झारखंड का। झारखंड का एक जनजातीय नृत्य है मुंडारी। मुंडारी जैसे झारखंड के अन्य नृत्य कौन से हैं? तो वो है जदूर नृत्य, राचा नृत्य, मुंडा नृत्य, छऊ, पाइका, झूमर, डोमकच, लहसुआ, झुमता, फगुआ, फिरकल, पांता, ये सभी झारखंड के लोक नृत्य हैं। अब झूमर भी झारखंड का लोक नृत्य है, और झूमर लोक नृत्य जहाँ से सवाल पूछा जाता है। मंडारी नृत्य है, ये अलग है, मुंडारी नृत्य अलग है। आपको मंडारी पूछ ले या फिर मंदारिन पूछ दे तो ये नृत्य मुड़िया जनजाति का छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, नेक्स्ट वाला है ग्राम पंचायतों का गठन किस संवैधानिक निर्देशों के तहत स्थापित किए गए हैं? अब ग्राम पंचायतों का गठन है आर्टिकल 40 है, और संवैधानिक निर्देश है तो वो नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आ जाते हैं आर्टिकल 40, और यहाँ पर ग्राम पंचायतों के गठन का विवरण आपको मिलता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस आर्टिकल में वर्णित है? शोषण के विरुद्ध अधिकार आप देखेंगे तो आर्टिकल 23 में है, 24 में है। आर्टिकल 23 है मानव का आप खरीद फरोख्त नहीं कर सकते हो, हुमन को आप बेच नहीं सकते हो, तो दुर्व्यापार है, बेगार, इसी प्रकार का अन्य ब्लास्ट श्रम प्रतिषेध है। और आर्टिकल 24 में है कि 14 वर्ष से कम आयु का यदि कोई बच्चा है वो कारखाना और खान में काम नहीं कर सकता है। इसी प्रकार आप देखेंगे ये सभी फंडामेंटल राइट्स है। फंडामेंटल राइट्स है वर्तमान में 6। अब फंडामेंटल राइट्स कौन से है और कौन से आर्टिकल में है, तो आपको विशेषकर 1 से लेकर 50 तक सभी आर्टिकल पता होना चाहिए, जिसमें डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स और मौलिक कर्तव्य वगैरह आ जाते हैं। तो 1 से 50 51 तक आपको आर्टिकल पता होना चाहिए। अब समता या समानता का अधिकार है मौलिक अधिकार में, पहला जो आप देखेंगे आर्टिकल 14 से 18। स्वतंत्रता का है 19 से 22। शोषण का विरुद्ध है 23 24। धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 है। संस्कृति शिक्षा का 29 30 है। संवैधानिक उपचारों का आर्टिकल 32 है। ठीक है, संपत्ति का अधिकार था पहले, अभी बाद में 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको विधिक अधिकार के रूप में रखा गया है आर्टिकल 300 क में। पहले जो संपत्ति का अधिकार था ना वो था आर्टिकल 31 और 19 एफ में। नेक्स्ट वाला है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में लागू हुआ था? अब देखिए विधवा पुनर्विवाह एक्ट है वो 1856 में। ये एक्ट ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से पारित हुआ, और 26 जुलाई 1856 को विधवा पुनर्विवाह एक्ट जब पारित हुआ उस समय कौन था गवर्नर जनरल? तो उस समय था कैनिंग। उस समय गवर्नर जनरल कैनिंग था, लेकिन इसका ड्राफ्ट पहले तैयार हुआ था। तो ड्राफ्ट किसने तैयार किया? प्रारूप, विधवा पुनर्विवाह एक्ट का प्रारूप जो तैयार किया था ना वो दोस्तों किया था डलहौजी में। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान इसको तैयार किया गया, और कैनिंग के समय इसे पारित किया गया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से ये सब कुछ हुआ है। जिस प्रकार आप देखते हो सती प्रथा है वो राजा राममोहन राय के प्रयासों से, विलियम बेंटिंग की सहायता से 1829 में इसका प्रथा उन्मूलन किया गया। दहेज निषेध अधिनियम कब? 1961 में दहेज देना और लेना रोकने के संबंधित एक्ट आया था 1961 में।
सवाल है 1909 का जो फिजिक्स का नोबेल प्राइज है वो किससे मिला था। भौतिकी का नोबेल प्राइज 1909 में दिया गया है दोस्तों। एक तो दिया गया है ब्राउन को, एक दिया गया है मार्कोनी को। ब्राउन और मार्कोनी को दिया गया है किस हेतु? वायरलेस टेलीग्राफी के विकास में योगदान के लिए मार्कोनी और ब्राउन को मिला है 1909 में नोबेल प्राइज। अब सीजीएल में भी नोबेल से सवाल पूछे गए थे उटपटांग, यहाँ पर भी पूछे गए जो विशेष खोज वगैरह की गई है, जहाँ से आप अक्सर पढ़ते आते हो, प्रमुख आविष्कार वाले जितने भी आप पढ़ते हो ना, तो उसमें इम्पोर्टेंट जो आविष्कार हुए उनको नोबेल मिले हैं। तो ये जैसे रेडियो संबंधित जो आविष्कार है तो ये मार्कोनी और ब्राउन को दिया गया है। अब जो भारतीयों को दिया गया या भारतीय मूल के जिन्हें नोबेल मिला है उनको अब आपको पता होना चाहिए। ये सभी जैसे कि प्रथम भारतीय जिन्हें नोबेल मिला रविंद्रनाथ टैगोर 1913 साहित्य में गीतांजलि रचना हेतु। सर चंद्रशेखर वेंकट रमन को कब दिया गया? 1930 में भौतिकी का दिया गया। हरगोविंद खुराना को 1968 में चिकित्सा का दिया गया। मदर टेरेसा को 1979 में शांति का दिया गया। प्रथम भारतीय महिला जिन्हें नोबेल मिला सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983 में भौतिकी का। अमर्त्य सेन 1998 में अर्थशास्त्र का। वीएस नायपाल है साहित्य का 2001 में। वेंकट रमन रामकृष्ण को 2009 में रसायन का। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति का। ये सभी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल है, यदि किसी अर्थव्यवस्था में ब्याज दर कम हो जाती तो इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा? ब्याज दर कम होने का मतलब है लोगों के पास पैसे ज्यादा आ जाएंगे। अब ब्याज दर घटा दी बैंक ने तो लोग बैंकों से रुपए लेके आएंगे ना, तो लिक्विडिटी वहां पर तरलता बढ़ जाएगी। जब लोगों के पास पैसे आ जाएंगे तो परचेसिंग पावर उनके पास आ जाएगी, वो लोग चीज़ों को खरीद लेंगे। तो वो क्या करेंगे, धन की आपूर्ति में वृद्धि होगी और निवेश वो इन्वेस्ट भी ज़्यादा करेंगे, खर्च भी ज़्यादा करेंगे जब लोगों के पास पैसे ज़्यादा आ जाएंगे। कब आएंगे? जब ब्याज दर है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट सवाल है, दक्षिण भारतीय वास्तुकला शैली के मंदिरों के आंगन में शिला का स्तंभ बना रहता है उसे क्या कहते हैं? अब देखिए यहाँ पर ये थोड़ी सवाल की लैंग्वेज नहीं मिल पाई स्पष्ट रूप से। दक्षिण भारतीय वास्तुकला जो मंदिरों की शैली है, द्रविड़ शैली है, उससे संबंधित सवाल पूछा है। अब इसमें एक तो होता है स्तूपिका हो सकता है, एक बड़ा पत्थर होता है, शिला होती है। गोपुरम होता है, विमान होता है। इन सभी का थोड़ा मैं बता देता हूँ। जो स्तूपिका है एक बड़ा पत्थर है जो विमान की अंतिम मंजिल के ऊपर स्थित होता है। यानी यहाँ पर जो विमान होता है ना वो गर्भगृह के ऊपर बनी एक ऊंची इमारत संरचना होती है। ये संरचना एक पिरामिड जैसी होता है विमान, और इसके ऊपर जो स्तूपिका है वो एक बड़ा पत्थर है जो विमान की अंतिम मंजिल के ऊपर होता है, और स्तूपिका के ऊपर कलश होता है जिसके कारण विमान की ऊंचाई और अधिक बढ़ जाती है। गोपुरम वेरी इंपॉर्टेंट रहता है द्रविड़ वास्तुकला की शैली मंदिरों में। गोपुरम मंदिर के बड़े प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है, और ये गोपुरम का विकास समय के साथ हुआ है, और ये दक्षिण भारत के बाद के जो मंदिर है उसका केंद्र बिंदु माना जाता है। गोपुरम वेरी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर तीन जो प्रमुख शैलियाँ हैं मंदिरों की, जिसमें नागर शैली है, उत्तर भारतीय मंदिरों की शैली है जो हिमालय और विंध्य पर्वतमालाओं के बीच की भूमि में होते हैं मंदिर। द्रविड़ शैली है दक्षिण भारतीय जो कृष्णा और कावेरी नदियों के बीच की भूमि से। वेसर शैली है दक्षिणी और उत्तरी दोनों शैलियों का मिश्रण आपको मिल जाएगा वेसर शैली में। नेक्स्ट सवाल है, उत्तर प्रदेश में किस एससी जाति को एसटी में शामिल किया गया है? तो ये दोस्तों बात है सितंबर 2022 का करंट अफेयर्स है। उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में गौंड जाति को अनुसूचित जाति एससी से हटाकर अनुसूचित जनजाति एसटी में शामिल किया गया है। तो 13 जिले हैं यूपी में, वहां पर गौंड जाति को एससी से हटाकर एसटी में डाला गया है। इसके साथ ही इनकी 5 उपजाति है, गौंड की 5 उपजाति है, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी और राजगौंड। इनको भी इसमें शामिल करने का फैसला लिया है एससी से एसटी में। तो ये सितंबर 2022 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश, ये 5 राज्य हैं, इन 5 राज्यों के आदिवासी समुदायों को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में अधिसूचित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। सितंबर 2022 में 5 राज्य छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश, जिसमें छत्तीसगढ़ की 12 जातियां हैं, हिमाचल प्रदेश की हट्टी जाति है, उत्तर प्रदेश की गौंड और उनकी 5 उपजातियों को यहाँ पर शामिल किया गया है। तो ये भी याद रखना, हिमाचल प्रदेश की हट्टी को भी किया गया है, छत्तीसगढ़ की 12 जातियां भी इसमें शामिल हुई है एसटी में। नेक्स्ट सवाल है, शिव कुमार शर्मा कौन से वाद्य यंत्र के वादक है? शिव कुमार शर्मा है, सीजीएल में भी ऐसे सवाल काफी थे, पूरा डिटेल में वीडियो डाला हुआ है, लेटेस्ट वीडियो आप चेक करेंगे, पीडीएफ भी टेलीग्राम पर अवेलेबल है, जरूर चेकआउट कीजिएगा। यहाँ पर भी सवाल आया है संतूर, और यहाँ पर थोड़ा मैं बता भी दूंगा ब्रीफली। शिव कुमार शर्मा संतूर के हैं। तो प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादक की बात करें तो सारंगी के हैं शकूर खान, राम नारायण, रमेश मिश्रा, सुल्तान खान, उस्ताद बिंदा खान, अब्दुल लतीफ खान। जो भी आप सर्च करेंगे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्लेयर टॉप ट्रेंडिंग जी के, जिनको अवार्ड मिला, तो ऐसे 50 अवार्डी है जिन्हें पद्म अवार्ड मिल चुका है, जो और वो किसी वाद्य यंत्र के वादक हैं, तो वो सभी आप देख लेना, उन्हीं से ही सवाल आते हैं। सारंगी हो गया ये सभी। वायलिन में लालगुड़ी जयराम, विज्जी जोग, एम चंद्रशेखरन, एन
आर मुरलीधरन, एम एस गोपाल कृष्णन, टी एन कृष्णन, एल सुब्रमण्यम, डॉक्टर एन राजन। स्रोत वादक में अलाउद्दीन खान, बुद्धदेव दास गुप्ता, अमजद अली खान, ठीक है, अली अकबर खान, विश्वजीत राय चौधरी, मुकेश शर्मा, बहादुर खान, ये सभी जरीने शर्मा स्रोत वादक हैं। सितार में उमाशंकर मिश्र, पंडित रविशंकर, बुद्धादित्य मुखर्जी, विलायत खान, शहीद परवेज, वंदे हसन, अनुष्का शंकर, हारा शंकर भट्टाचार्य, निखिल बनर्जी, मुस्ताफ अली खान, ये सितार वादक है। संतूर जो आपको पूछा शिव कुमार शर्मा है। भजन सोपारी, पंडित तरुण भट्टाचार्य संतूर वादक है। रुद्र वीणा वेरी इंपॉर्टेंट है। अशद अली खान, जिया मोइजुद्दीन डागर, अशित कुमार बनर्जी, बहाउद्दीन डागर, ज्योति हेगड़े, हिंदराज देवकर, बंदे अली खान, वहीद खान, सुवीर मिश्रा, शरीफ खान पुंछ वाले, ये सभी रुद्र वीणा के हैं। बाकी वीणा वादक में भी ये मोहिदुद्दीन डागर हैं, अयाग्री श्याम सुंदरम, दोराई स्वामी अयंगर हैं, चीती बाबू, इमानी शंकर शास्त्री वीणा वादक, अरशद अली खान है दोस्तों रुद्र वीणा का, ठीक है, और इन्हें 2008 में पद्म भूषण भी दिया गया है। मोहन वीणा के प्रमुख प्लेयर में विश्वमोहन भट्ट का नाम आता है। वायलिन में बात करें तो एम एस गोपाल कृष्णन, एम राजन, एन आर मुरलीधरन, एम चंद्रशेखरन, वीजी जोग, लालगुड़ी जयरमन, ये वायलिन के हैं। गिटार के ब्रजभूषण काबरा वेरी इंपॉर्टेंट है। बैजू धर्मजन है गिटार के। पियानो में वी बलासरा का नाम इंपॉर्टेंट है। और एक तार का जो विचित्र वीणा है उसमें अब्दुल अजीज खान और अहमद राजा खान का नाम आता है। शहनाई वादक में दयार शंकर, बिस्मिल्ला खान, अली अमजद हुसैन, कृष्णा राम चौधरी। शहनाई एक ऐसा सुशीर वाद्य यंत्र है जिसमें 2 रिट्स होते हैं और 7 छिद्र आपको मिलेंगे। हारमोनियम में श्री पुरुषोत्तम वालवलकर, अप्पा जलगांवकर, ज्ञान प्रकाश घोष। बांसुरी में हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, राजेंद्र कुलकर्णी, वी कुंजमणि, एन रमानी, ये प्रमुख वाद्य यंत्र के वादक है। इसमें तबला और पखाबाज मृदंगम भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लो। तबला है जाकिर हुसैन, साबिर खान, अल्लाह रखा खान, किशन महाराज, उस्ताद शफात अहमद खान, ज्ञान प्रकाश घोष, गुद्दई महाराज, लतीफ खान, सुखविंदर सिंह। पखावज की बात करें तो तोताराम शर्मा, गोपाल दास, रामशंकर पागलदास, पंडित अयोध्या प्रसाद, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, छत्रपति सिंह। मृदंगम की बात करें तो केवी प्रसाद, एस वी राजा राम, ये मृदंगम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उमालपुरम शिवरामन, पालघटी मणि अय्यर इंपॉर्टेंट है। कराईकुड़ी आर मणि, पालघट रघु, ये सभी मृदंगम। नेक्स्ट है रुक्मणी देवी अरुंदले को 1956 कौन सा अवार्ड मिला? रुक्मणी देवी अरुंदले को 1956 में पद्म भूषण मिला था दोस्तों। 1956 में पद्म भूषण मिला है। रुक्मणी देवी अरुंदले भरतनाट्यम की डांसर है। पद्म भूषण 1956 में, संगीत नाटक अकादमी 1967 में, कालिदास 1984 में दिया गया। तो शास्त्रीय नृत्यों के प्रमुख डांसर है ये। प्रमुख डांसर जिनको जो भी अवार्ड मिला है उनसे संबंधित सारे फैक्ट है, इसका वीडियो डाला हुआ है टेलीग्राम पर, पीडीएफ अवेलेबल है। यहीं से सवाल आते हैं। तो भारत की संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामांकित होने वाली पहली महिला भी रुक्मणी देवी अरुंदले। और अन्य आप देखेंगे तो पंडित बिरजू महाराज को कौन सा मिला अवार्ड मिला है? तो पद्म विभूषण 1986 में मिला है बिरजू महाराज को, ठीक है। और ये कालका बिंदादिन घराना लखनऊ से संबंधित है। उदय शंकर को कौन सा मिला है? तो पद्म भूषण मिला है 1971 में। और साथ साथ कौन से डांस, क्लासिकल डांस के ये डांसर है, नर्तक है, वो भी इंपॉर्टेंट है। और केलुचरण मोहपात्रा ओडिशी के डांसर हैं और इन्हें पद्मश्री 1974 में, पद्म भूषण 1988 में, पद्म विभूषण 2000 में, तीनों ही मिल चुके हैं केलुचरण महापात्रा को। गुरु विपिन सिंह को कब मिला है? तो मणिपुरी डांस के ये डांसर है। संगीत नाटक 1966 में मिला है। वेम्पति चना सत्यम को कुचिपुड़ी के डांसर है, 1998 में पद्म भूषण दिया गया है। सोनल मानसिंह है, भरतनाट्यम और ओडिशी के डांसर है, 2003 में पद्म विभूषण और 1992 में पद्म भूषण। ये दोनों ही अवार्ड प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के प्राप्त करता है सोनल मानसिंह, भरतनाट्यम और ओडिशी के डांसर। पद्मा सुब्रमण्यम है, भरतनाट्यम के डांसर, पद्मश्री 1981, पद्म भूषण 2003 और संगीत नाटक 1983 में मिला है पद्म सुब्रमण्यम को। शोभना नारायण है, कथक की डांसर है, जिन्हें पद्मश्री 1992 में। और श्रीमंता शंकर देव है, ये क्षत्रिया के डांसर है। और मैं बात करूं तो मृणिलानी साराभाई है, पद्म भूषण इन्हें 1992 में मिला है। थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है पद्म भूषण, हाईएस्ट है वो भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण आता है। और यहाँ पर बात करूँ कलानीकुट्टी अम्मा को, तो कलानीकुट्टी अम्मा है, ये मोहिनीअट्टम की डांसर है, कालिदास सम्मान इन्हें मिल चुका है 1997 में। यामिनी कृष्ण मूर्ति को पद्मश्री मिला है 1968 में, पद्म भूषण 2001 में, पद्म विभूषण 2016 में, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम की डांसर है। वी सत्यनारायण शर्मा कुचिपुड़ी के डांसर है, पद्मश्री जिन्हें 1970 में मिला। तंजोर बाला सरस्वती है, ये पद्म भूषण मिल चुका 1957 में और पद्म विभूषण 1977 में, भरतनाट्यम की डांसर है। इसके अलावा कुमारी कमला भरतनाट्यम की डांसर, पद्म भूषण इन्हें 1970 में मिला है। अलारमेल वेली है भरतनाट्यम की डांसर, जिन्हें 2004 में पद्म भूषण दिया गया है, 1991 में पद्मश्री दिया गया है। इसी प्रकार नर्तकी नटराज है, पद्मश्री 2019 में। और ये सभी इंपॉर्टेंट है जिन्हें कोई न कोई पद्म अवार्ड मिला है, विशेषकर कंप्लीट हो गए हैं। एक सवाल है
गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित नीति निर्देशक सिद्धांत कौन से हैं? गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित नीति निर्देशक सिद्धांत दोस्तों, ये प्रमुख डीपीएसपी जो गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है। अनुच्छेद 40 है जो पंचायतों का गठन है, अनुच्छेद 43 है कुटीर उद्योगों को बढ़ाने से संबंधित, अनुच्छेद 43 बी है सहकारी उद्योग, अनुच्छेद 46 है एससी एसटी और अन्य पिछड़े वर्गों का विकास, अनुच्छेद 46 है नशीले पदार्थों पर निषेध और 48 है गोहत्या पर प्रतिबंध। ये सभी आर्टिकल है गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित डीपीएसपी। अगला सवाल है किसके तहत ये प्रावधान किया गया है कि पुरुष एवं स्त्री को समान कार्य हेतु समान वेतन दिया जाएगा? तो ये दोस्तों डीपीएसपी नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत प्रावधान है कि समान कार्य के लिए समान वेतन, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो। आर्टिकल 39 डी में ये डीपीएसपी आपको मिल जाएगा। 39 डी में समान कार्य के लिए समान वेतन है। आर्टिकल 39 ए में क्या है? नागरिकों के आजीवन रोजी रोटी के प्राप्त साधन। बी में राज्यों के संसाधनों का सामान्य हित में प्रयोग। सी में आर्थिक प्रणाली के संचालन से धन उत्पादन के साधन में कोई बाधा नहीं। डी में समान कार्य समान वेतन। ई में मजदूरों के स्वास्थ्य की रक्षा। एफ में बचपन और युवाओं के शोषण के खिलाफ है। आर्टिकल ये 39 के क्लोज है। सूरजकुंड मेला कहाँ आयोजित होता है? सूरजकुंड मेला होता है फरीदाबाद में। फरीदाबाद हरियाणा में होता है हर साल, जैसे कि 35वां सूरजकुंड मेला 2023 में हुआ है फरवरी में। और प्रमुख मेलों की बात करें तो अंबुबाची मेला कामाख्या मंदिर असम में होता है, चंद्रभागा मेला झालावाड़ राजस्थान में, त्रिशूर पूर्ण मेला त्रिशूर केरल में होता है, गंगा सागर मेला कहाँ पर होता है? पश्चिम बंगाल में, पुष्कर मेला राजस्थान में, बेणेश्वर मेला डूंगरपुर राजस्थान, सोनेपुर मवेशी मेला ये सोनपुर बिहार में होता है, नौचंडी मेला मेरठ यूपी में, माधोपुर मेला इंपॉर्टेंट है पोरबंदर गुजरात में होता है, कुंभ मेला 4 स्थान पर होता है नासिक उज्जैन इलाहाबाद हरिद्वार में हर 12 वर्ष के अंतराल में, और मेदाराम जात्रा मेला ये होता है तेलंगाना में। नेक्स्ट यहाँ पर सवाल है टेबल टेनिस के प्लेइंग सरफेस की लंबाई कितनी होती है? इसका अलग से वीडियो डाला हुआ जब सीजीएल एग्जाम था उसके बाद, उससे पहले मैंने डाला था कि एसएससी लगभग हर एग्जाम इस टाइप से एक नया टॉपिक पूछ रही है। तो स्पोर्ट का आप वीडियो देखेंगे स्पॉट टॉप ट्रेंडिंग जीके सर्च करके, तो ये पूरा वीडियो मिल जाएगा। पीडीएफ भी अवेलेबल है। एक बार ब्रीफली यहाँ पर आप देख सकते हो ये कंटेंट। टेबल टेनिस है, इसके सरफेस जो प्लेइंग सरफेस है उसकी लंबाई है 2.74 मीटर। इस टाइप से जो लंबाई और चौड़ाई का आपको पूछा है तो 2.74 लंबाई है और 1.52 है इसकी चौड़ाई है। टेबल टेनिस है, इसकी ग्राउंड से ऊंचाई कितनी होती है? तो टेबल टेनिस की ग्राउंड से ऊंचाई आपको मिलेगी टेबल की 76 सेंटीमीटर, और उसके ऊपर टेबल के ऊपर जो नेट होती है उसकी हाइट है 15.25 सेंटीमीटर। टेबल टेनिस जो बॉल होती है ना, जैसे पिंग पोंग बॉल भी कहते हैं, इसका व्यास होता है 40 mm या फिर 1.57 सेंटीमीटर। परिधि इसकी होती है 4.94 इंच या फिर 125.6 mm। द्रव्यमान कितना होता है? 0.095 आउंच या 2.7 ग्राम। तो ये टेबल टेनिस हो गया। इसी प्रकार अन्य जितने भी स्पोर्ट है, बास्केटबॉल है तो इसे कोर्ट क्या कहा जाता है? सवाल ऑलरेडी यहाँ पर बास्केटबॉल का पूछा हुआ है कि बास्केटबॉल हुप की ग्राउंड से ऊंचाई कितनी होती है? 10 फुट होती है, जहाँ से आप बॉल डालते हो उसके अंदर। बास्केटबॉल कोर्ट की लंबाई 28 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर होती है। तो पूरा डिटेल में पीडीएफ अवेलेबल है, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। क्रिकेट का जो मैदान है वो ग्रास फील्ड होता है, जिसका व्यास होता है, मैदान का जो व्यास आपको मिलेगा वो 150 मीटर लगभग रहेगा, 137 से 150 के बीच में। पिच की लंबाई 22 गज होती है, चौड़ाई 12 फीट होती है। क्रिकेट बॉल का वजन काफ़ी बार पूछा है तो 5.5 आउंच होता है या फिर 155.9 ग्राम से कम नहीं होगा, और न ही 5.75 आउंच या 163 ग्राम से अधिक होगा। बॉल की परिधि है 8.81 इंच होती है। इसी टाइप से बैडमिंटन आप देखेंगे तो जो मैदान का कोर्ट होता है, ये बैडमिंटन की आप लंबाई चौड़ाई का सवाल पूछ लें तो लंबाई होती है 13.40 मीटर ये या फिर 44 फीट होती है। जब सिंगल और डबल दोनों के लिए समान लंबाई होती है, लेकिन चौड़ाई अलग होती है। सिंगल के लिए अलग होती है जो कि 5.18 मीटर है, डबल के लिए 6.1 मीटर होती है इसकी चौड़ाई। विकेट इसकी लंबाई आपको मिलेगी 14.72 मीटर, और नेट की चौड़ाई 20 फुट होती है। और जिसमें से पोल की ऊंचाई की बात करें ज़मीन से तो ये 1.55 मीटर या फिर 5 फुट 1 इंच होती है पोल की ये पूरी ऊंचाई, और बीच में इसकी ऊंचाई आपको 5 फीट मिलेगी। ये विड्थ आपकी 20 फीट हो गई। ये सभी इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार कबड्डी के पुरुषों के लिए 13 मीटर लंबाई और 10 मीटर चौड़ाई, महिलाओं और जूनियर के लिए 11 गुणा 8 मीटर है। और फिर इसमें भी आपको पूछ लें जो बॉक लाइन होती है, बोनस लाइन होती है, वो कितने मीटर रहती है? तो बोनस लाइन सबसे पहले आपको 1.75 मीटर मिलेगी, उसके 1 मीटर बाद बॉक लाइन मिल जाएगी, और फिर गैप रहता है 3.75 मीटर का। रेड का टाइम होता है कबड्डी में 30 सेकंड का, मैच का कुल टाइम 40 मिनट्स का होता है। ये इसी प्रकार वॉलीबॉल में लंबाई होती है वो 18 मीटर की होती है, चौड़ाई होती है वॉलीबॉल में 9 मीटर की।
और 3 मीटर वहाँ पर फ्री जोन रहता है। नेट की ऊंचाई वॉलीबॉल में 7 फीट लगभग 11.5 इंच रहती है, 2.43 मीटर कह सकते हो। वॉलीबॉल खुद जो बॉल है उसकी जो परिधि रहती है वो कितनी रहती है, तो 65 से 67 सेंटीमीटर। वजन उसका लगभग 9 से 10 औंस या फिर 260 से 280 ग्राम रहता है। इसी टाइप से फुटबॉल का जो पिच को शॉकर फील्ड कहते हैं मैदान को, तो उसकी लंबाई रहती है फुटबॉल में न्यूनतम 90 मीटर, अधिकतम 120 मीटर है। चौड़ाई है 45 से लेकर 90 मीटर के बीच होनी चाहिए। सीनियर फुटबॉल के लिए फील्ड 105 मीटर लंबा और 68 मीटर चौड़ा रहता है। ये सीनियर फुटबॉल या फिर आप कहेंगे फीफा वगैरह में 105 गुणा 68 का ध्यान रखना। नेक्स्ट यहाँ पर जो साइज़ 5 की फुटबॉल रहती है 68 से 70 सेंटीमीटर की परिधि वाली। और हॉकी के पिच फील्ड हॉकी के खेल के लिए खेल की सतह है जिसे फील्ड हॉकी कहते हैं। जिस पिच पर हॉकी खेली जाती है 51.4 मीटर लंबी और 55 मीटर वो चौड़ी होती है। हॉकी स्टिक की अधिकतम लंबाई 105 सेंटीमीटर होती है। तो विशेषकर खेलों का माप तो आपको पता ही होना चाहिए। इसी प्रकार टेनिस का आपको पूछ रहा है, टेनिस कोर्ट है, लंबाई होती है लगभग 78 फीट, चौड़ाई होती है 36 फीट। पोल पर टेनिस कोर्ट की नेट ऊंचाई होती है 3 फीट 6 इंच होती है। और बाकी टेबल टेनिस वगैरह, खो खो, ये सभी इंपॉर्टेंट आप पीडीएफ में देख लेना। नेक्स्ट अपन सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसकी शुरुआत से संबंधित पूछा है। एग्जैक्ट सवाल क्या था नहीं मिला, लेकिन इस योजना से सवाल है। शुरुआत इसकी 15 जुलाई 2015 को ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की। मंत्रालय इसका कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय है। मुख्य उद्देश्य है वर्ष 2020 तक 1 करोड़ से अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराना। जब लॉन्च हुई थी उस समय इसका ये उद्देश्य था। और अंतिम सवाल है, सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम किस राज्य में भंडार है। अब एल्यूमिनियम का पूछा तो आप कंफ्यूज हुए होंगे। एल्यूमिनियम का वैसे कच्चा माल होता है बॉक्साइट। अब बॉक्साइट का सभी को पता है उड़ीसा में, तो उड़ीसा में प्रचुर मात्रा में ये एल्यूमिनियम रहेगा, जो कि भारत में आधे से अधिक एल्यूमिनियम यहाँ पर आपको मिलेगा भंडार उड़ीसा में। बाकी अन्य आप देखेंगे प्रमुख खनिज में सिल्वर सबसे अधिक राजस्थान में, कॉपर मध्य प्रदेश में होता है, आयरन मैग्नीज क्रोमाइट निकल बॉक्साइट उड़ीसा में होता है ये सभी, डायमंड मध्य प्रदेश में, यूरेनियम आंध्र प्रदेश में, थोरियम केरल में, गोल्ड कर्नाटक में, सबसे अधिक कोयले के भंडार झारखंड में, और कोयला उत्पादन सबसे अधिक छत्तीसगढ़ में होता है। तो ये प्रमुख 25 में से 20 सवाल का एक्स्ट्रा फैक्ट सहित आपने देखे हैं। पीडीएफ फाइल के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये सभी फैक्ट आपको वहाँ पर मिल जाएंगे जो आने वाले किसी भी एग्जाम या शिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और जो कैंडिडेट मॉक टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक में टीटीजे के कूपन कोड यूज करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय।